नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम घटना चक्र के दूसरे अध्याय को देखेंगे और ये आपके राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और इसमें पहले हम इसके नोट्स को देखेंगे, उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो आर्थिक घरेलू सीमा की जो संकल्पना है, ये आपके जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है, ये आपके समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। और राष्ट्रीय आय तथा इससे संबंधित समूचों का जो आकलन होता है, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक भाग है। और राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित जो कोई भी समुच्चय जो होता है, एक देश के उत्पादन क्रियाओं का एक मापन है या एक देश की क्रियाओं का माप है। अगर आर्थिक सीमा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो आर्थिक सीमा होती है आपकी, किसी आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा जो प्रशासित एक भौगोलिक सीमा है, जिसमें आपके व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का निर्बाध संचालन होता है। तो ध्यान रखना जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा वो एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित एक भौगोलिक सीमा है, जिसमें आपके व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी का निर्बाध संचालन होता है। और इस परिभाषा का आधार जो है, ये आपके व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी के संचालन की स्वतंत्रता से है। आर्थिक सीमा का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है? तो आर्थिक सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत आपके एक तो देश की राजनीतिक सीमा आती है, और इसमें आपके देश के विदेशों में जो दूतावास होते हैं, ये भी आपके आर्थिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। जो वाणिज्य दूतावास होते हैं ये भी आपके आर्थिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। और जो सैनिक प्रतिष्ठान होते हैं, ये भी आपके आर्थिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। और देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के जो मध्य जो चलाई जाने वाले जो जलयान या वायुयान होते हैं, ये भी आपके आर्थिक सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो मछली पकड़ने की जो नौकाएं होती है, या तेल या प्राकृतिक गैस के जो यान होते हैं, या जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाने वाले अनन्य पर जो देश के अनन्य अधिकार होते हैं, ये भी आपके आर्थिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय आय समूचों को दो श्रेणियां होती है, एक तो आपकी घरेलू और दूसरी आपकी राष्ट्रीय होती है। अर्थात घरेलू उत्पादन यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और राष्ट्रीय उत्पादन यानी नेशनल प्रोडक्ट। और एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक देश की आर्थिक सीमाओं में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पाद घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ध्यान रखना कि अगर एक घरेलू सीमा आर्थिक सीमा के अंतर्गत अगर उत्पादन किया जा रहा है, तो उसको आपके घरेलू उत्पाद बोलेंगे। निवासी की संकल्पना देखते हैं। जो निवासी की जो संकल्पना है, जो नागरिक और निवासी जो है, ये दो अलग शब्द हैं। एक व्यक्ति जो है आपके एक व्यक्ति जो होता है, एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी हो सकता है। माना जैसे जैसे आप भारत के नागरिक हो और आप किसी अन्य देश में काम करने जाते हो, तो आप भारत के नागरिक होंगे जब, लेकिन जहां आप जाओगे वहां का आप निवासी बन जाओगे। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं, वो भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन वो जिस देश में रहते हैं वहाँ के ये निवासी है। तो ध्यान रखना, निवासी और जो नागरिक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखना, एक जो नागरिक हो, एक देश का नागरिक हो सकता है, दूसरे देश का ये आपका निवासी हो सकता है। निवासी की परिभाषा देखें तो इसमें आपका एक व्यक्ति भी आता है, एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है। यानी इसमें आपको हो सकता है आपसे ये पूछे कि एक व्यक्ति ही निवासी हो सकता है, तो व्यक्ति नहीं, एक संस्था भी आपका उस देश का निवासी कहलाता है। जिस देश में रहता है या स्थित, वह उसी आर्थिक सीमा उसके आर्थिक हित का केंद्र होता है। यानी जो व्यक्ति जिस देश में रहता है, वहाँ का तो निवासी होता है, और उसके आर्थिक सीमा के अंतर्गत उसके आर्थिक हित का केंद्र में होता है, क्योंकि जितने भी उसके द्वारा एक्टिविटी की जाती है, उसके आर्थिक सीमा के अंतर्गत की जाती है। आर्थिक हितों के केंद्र में दो बातें शामिल होती है। वह निवासी उस देश की आर्थिक सीमा में रहता है, और उसके जो जितने भी उसका कमाने, खर्च करने या संचय करने की जो आर्थिक क्रिया होती है, वो उसी सीमा के अंतर्गत होती है। एक देश के निवासी द्वारा किया गया उत्पादन एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। तो ध्यान रखना, एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। यानी हमारे देश के जो निवासियों के द्वारा, हमारे देश के नागरिक जो विदेशों में है, उनके द्वारा उत्पादन किया गया, और हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा जो किया उत्पादन किया गया, उसको राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। यह उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या उससे बाहर किया हो, क्योंकि कुछ लोग, हमारे देश के लोग जो विदेशों में रहते हैं, उनके द्वारा भी कुछ उत्पादन किया जा रहा है, और जो हमारे देश में रह रहे हैं उनके द्वारा भी उत्पादन किया जा रहा है। तो जो हमारे नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, उसको ही राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ये ध्यान रखना। और इसकी तुलना उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया किया गया उत्पादन है जो एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित है और घरेलू उत्पाद कहलाता है, चाहे वो उत्पादित निवासियों द्वारा किया गया या गैर निवासियों द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखना, जो
एक आर्थिक सीमा के अंतर जो उत्पादन किया जाता है, वो चाहे हमारे देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन किया गया है या कोई विदेश का जो विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है उसके द्वारा जो उत्पादन किया गया, ये आपका घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी जब हमारे लोगों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जब उस चीज़ को देखते हैं तो आपका राष्ट्रीय उत्पाद होगा। जब हमारे देश के आर्थिक सीमा के अंतर्गत हमारे द्वारा हम विदेशी जो यहाँ रहते हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको आपके घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये मोटा सा अंतर है इसमें। चाहे वो किसी भी उत्पादन निवासी हो या कहीं गैर निवासी हो, तो उसके द्वारा उत्पादन आपका घरेलू उत्पादन कहलाता है। यानी आप ये मान के चलो, एक बाउंड्री के अंतर्गत जो उत्पादन किया जा रहा है ये आपका घरेलू है, और एक बाउंड्री के बाहर जो उत्पादन किया जा रहा है हमारे नागरिकों के द्वारा, वो आपका राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसमें अगर राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें फिर आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, फिर अगर ये परिभाषा आपको क्लियर नहीं होगी तो। राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद आपने समझ लिया है। एक राष्ट्रीय उत्पाद कौन क्या होता है? जब हमारे नागरिकों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, चाहे हमारे आदमी चाहे विदेशों में रहते हो या अपने देश में रहते हो। और घरेलू उत्पाद होता है जब आर्थिक सीमा के अंतर्गत उत्पाद किया जाता है। किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पाद घरेलू उत्पाद होता है, और किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद है, और आर्थिक सीमा के अंतर कुल उत्पाद किया गया आपका घरेलू उत्पाद है। ये ध्यान रखना। हम देखते हैं राष्ट्रीय उत्पाद कैसा होता है। तो राष्ट्रीय उत्पाद में आपकी जो निकलेगा तो उसमें आपका घरेलू उत्पाद भी आएगा, और देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से जो बाहर किया गया उत्पाद है उसको भी जोड़ा जाएगा, और देश की आर्थिक सीमा के द्वारा जो गैर निवासियों द्वारा उत्पादन किया जाता है उसको माइनस किया जाता है। यानी आपसे पूछेंगे राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं तो ध्यान रखना, जो एक तो एक घरेलू उत्पाद होता है जो हमारे देश के अंदर उत्पादित किया जा रहा है घरेलू उत्पाद, उसको जोड़ा जाएगा। और कुछ हमारे देश के जो निवासी है वो हमारे आर्थिक सीमा से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो उनका के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको जोड़ा जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेशी नागरिक होंगे और हमारे देश में हमारी आर्थिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित कर रहे हैं, उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है उसको माइनस किया जाता है। तो जब इसको हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया उसको जोड़ा जाता है, और विदेशों के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया गया उसको माइनस किया जाता है, उसको ये आपका राष्ट्रीय उत्पाद में कहलाता है। ध्यान रखना। देश के नागरिकों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किए गए उत्पाद में योगदान को विदेशियों से प्राप्त कारक आय कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक देश के नागरिकों द्वारा जो आर्थिक सीमा से बाहर जो किए गए जो उत्पादन होता है उनका जो योगदान होता है उससे विदेशों से जो आय होती है उसको कारक आय कहते हैं। और देश की आर्थिक सीमा में जो गैर निवासी होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं, उनके द्वारा जो उत्पादन में जो योगदान किया जाता है और विदेशों को जो दी गई कारक जो विदेशों को दी गया जो उत्पादन होता है उसको कारक आय कहते हैं। और जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसमें आपके एक तो घरेलू उत्पाद को जोड़ दिया है। घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा आपके इसमें, आपके घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त कारक आय को जोड़ा जाता है, और जो विदेशों को दी गई कारक आय उसको माइनस किया जाता है। और जो विदेशों से प्राप्त कारक आय और विदेशों को दी गई कारक आय के अंतर को विदेशों से निवल कारक आय कहते हैं। और राष्ट्रीय उत्पाद अगर आपको निकालना है तो घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से कारक निवल कारक आय को जोड़ दिया जाए तभी आपका राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय जो है विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक है, तो विदेशों से निवल कारक आय को धनात्मक होगी। और यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से कम हो, तो विदेशों की निवल कारक आय आपकी ऋणात्मक होगी। इसको ऐसे समझो, जब हमारे देश के जो नागरिक है या हमारे देश के जो निवासी हैं, जब हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, अगर उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है वो ज़्यादा हो, और जो विदेशी हमारे देश में उनके द्वारा उत्पादन जो किया गया वो कम हो, तो उसको आपके धनात्मक बोलेंगे। और जब हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो विदेशों में रहते हैं उनके द्वारा उत्पादन कम किया गया, और हमारे देश की सीमा के अंतर्गत जो विदेशी नागरिक उनके द्वारा उत्पादन अगर ज़्यादा किया गया तो उसको आपके ऋणात्मक निवल कारक आय कहते हैं। ध्यान रखना। औद्योगिक वर्गीकरण देखते हैं। उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूह या क्षेत्रों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूह या क्षेत्रों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। और इसमें हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को देखते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ उत्पादन की इकाइयों को जहाँ उन उत्पादों की इकाइयों को शामिल किया जाता है जो कि आपके प्राकृतिक संसाधन के दोहन के उत्पादन से करती है, या यूँ बोले कि डायरेक्ट आपके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है। जैसे आपकी एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पकड़ना हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया, वानिकी हो गया। ये सारे काम जो होते हैं ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और ये आपके द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल देते हैं। तो ध्यान रखना, जो प्राथमिक क्षेत्र होगा ये आपके सीधा इसका जो संबंध होता है डायरेक्ट आपके प्राकृतिक संसाधनों से होता है,
और ये प्राकृतिक संसाधनों का पहली बार इसका दोहन होता है, और ये जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसको ये कच्चा माल देता है। और ये उदाहरण ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं कि कृषि प्राथमिक या दूसरे, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन और उत्खनन खासकर पूछा जाता है आपसे। द्वितीयक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र इस क्षेत्र में उत्पादन की इकाया कोई उन उत्पादन की इकाई को शामिल किया जाती है जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती है। यानी जैसे कारखाने हो गए, बिजली कारखाने का निर्माण हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, जल आपूर्ति हो गया, कुछ इसके उदाहरण हैं। तो जब एक वस्तु की इकाई को दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जाता है तो इसको आपके द्वितीय क्षेत्र की कैटेगरी में रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र जो होता है इसको आपके सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयाँ आती है। जैसे आपके परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गई, होटल हो गया, सरकारी प्रशासन हो गया, वित्त हो गया, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी बहुत से समुच्चय होते हैं, जैसे आपके घरेलू और राष्ट्रीय। तो घरेलू और राष्ट्रीय तो हमने समझ लिया है। सकल और निवल और अ, कारक लागत पर आंकलित आंकलित और बाजार कीमत पर आंकलित। तो इसको हमें, जैसे हमने ऊपर देखा था कि घरेलू और राष्ट्रीय में क्या अंतर है, वैसे हम सकल और निवल को भी देखेंगे, और ऐसे हम कारक लागत और बाजार कीमत को भी देखेंगे। तो सकल में से जब आप मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो आपका निवल बचेगा, ये ध्यान रखना। निवल राष्ट्रीय उत्पाद व घरेलू उत्पाद में अंतर देखते हैं। तो निवल घरेलू उत्पाद कब निकलेगा, जब आप सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को अगर माइनस कर देंगे तो आपका निवल घरेलू उत्पाद बचेगा। वैसे ही निवल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा, तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से आप मूल्य ह्रास को माइनस कर दोगे तो आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा। तो ये सूत्र आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर आपको दिया जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास दिया जाएगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, जब सकल में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो आपका निवल बचता है। बाजार कीमत पर आकलन और साधन लागत पर आकलन। साधन लागत पर घरेलू उत्पाद बराबर जो बाजार कीमतों पर घरेलू उत्पाद माइनस में अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दिया जाता है और सब्सिडी को इसमें जोड़ दिया जाता है। तो साधन लागत पर अगर घरेलू उत्पाद निकालना है तो बाजार कीमतों पर घरेलू उत्पादों में से आपके इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडी को जोड़ देना है। और अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के अंतर को आपके निवल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो पूछ सकते हैं कि निवल अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, तो जब आपके अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के अंतर जो होता है उसको आपके निवल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। या यूं बोले कि निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। साधन लागत पर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो साधन लागत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसको आपके राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर है आपके बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ दिया जाता है, तो आपकी राष्ट्रीय आय निकलती है। राष्ट्रीय आय की आकलन की विधियां देखते हैं। राष्ट्रीय आय की चक्रीय प्रवाह से हम इसके आकलन के तीन विधियां मिलती हैं: उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। यानी उत्पाद विधि से हम देखते हैं कितना उत्पादन किया जा रहा है, आय विधि से देख रहे हैं कितनी इनकम जनरेट हो रही है, और व्यय विधि से हम देखेंगे कितना खर्च होता है। तो जो उत्पाद विधि है इसके अंतर्गत आपके पहले प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्य समृद्धि ज्ञात किया जाता है, और सभी क्षेत्रों की इस मूल्य समृद्धि का योग करके बाजार कीमत पर जीडीपी ज्ञात हो जाता है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी कीमतों का सकल मूल्य समृद्धि ज्ञात किया जाता है, और सभी क्षेत्रों के मूल्य की समृद्धि का योग करके बाजार कीमत पर आपके जीडीपी ज्ञात हो जाता है या सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाता है। या यूं बोले कि बुनियादी कीमत पर जीवीए का योग प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। और आय विधि में देखें तो आय विधि के अंतर्गत आपके पहले क्षेत्र के द्वारा किए गए कुल कारक भुगतान का आकलन किया जाता है कि हमने कुल कारक आय का भुगतान कितना, मतलब हमने भुगतान करना होगा, उसका आकलन किया जाता है। फिर तीनों क्षेत्रों के कारक भुगतानों का योग करके कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि और घरेलू कारक आय को ज्ञात हो जाता है। घरेलू कारक आय में आपके निम्न निम्न घटक होते हैं, जिसमें आपके कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया, किराया, रॉयल्टी हो गया, लाभ हो गया, ब्याज हो गया, है ना। तो ये आपके घरेलू कारक के कारक है या घटक है। मिश्रित आय से तात्पर्य है सारे कारकों को शामिल कर मिश्रित आय से तात्पर्य सारे कारकों की सम्मिलित आय है। अतः साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद बराबर कर्मचारियों को पारिश्रमिक प्लस किराया, रॉयल्टी प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस मिश्रित आय।
यानी मिश्रित आय का मतलब है जब आपके लाभ को भी जोड़ दिया जाता, ब्याज को भी जोड़ दिया जाता है, किराए को भी जोड़ दिया जाता है, कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो भी जोड़ दिया जाता है, तो ये आपकी मिश्रित आय निकल के आती है। जो व्यय विधि है इसके अंतर्गत आपके उपभोग और निवेश पर किए गए व्यय को जोड़ लिया जाता है, और यह घरेलू उत्पाद पर किया गया व्यय होता है। और इसके विभिन्न घटक होते हैं, जैसे निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय होता है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण होता है इसका घटक है, और निवल निर्यात या निर्यात आयात इसके घटक हैं। परियोजना आय क्या होती है? तो जब उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को परियोजना आय कहते हैं। तो ध्यान रखना, उपभोग व्यय और बचत के लिए जो उपलब्ध आय होती है उसको आपके परियोजना आय कहते हैं। इसमें कारक आय और हस्तांतरण दोनों शामिल होती है, तो इसमें कारक आय भी शामिल होती है और गैर कारक आय भी इसमें शामिल होती है। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल होती की जाती है। तो ध्यान रखना, परियोजना आय में आपके कारक आय और गैर कारक आय दोनों शामिल होती है, जबकि राष्ट्रीय आय में आपके केवल कारक आय शामिल होती है। यदि राष्ट्रीय आय ज्ञात हो तो परियोजना आय ज्ञात की जा सकती है। यदि नेशनल इनकम ज्ञात होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी आपसे आसानी से निकल सकती है। राष्ट्रीय परियोजना आय से संबंधित दो समुच्चय होते हैं, एक सकल राष्ट्रीय परियोजना आय, दूसरा आपका निवल राष्ट्रीय परियोजना आय। सकल राष्ट्रीय परियोजना आय बराबर आपके राष्ट्रीय आय में प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है, प्लस मूल्य ह्रास को भी जोड़ दिया जाता है, और विदेशों से निवल चालू हस्तांतरण को भी इसमें जोड़ दिया जाता है, तो आपकी सकल राष्ट्रीय परियोजना आय निकल के आती है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो एक राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय में चार पांच बातें ध्यान रखना, एक तो कुल मौद्रिक मूल्य का ध्यान रखना, और वस्तु और सेवा दोनों ध्यान रखना, और अंतिम मूल्य समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य ध्यान रखना, और देश के नागरिकों के द्वारा, और एक वर्ष की अवधि। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक साल के अंदर जितना भी उत्पादन किया जाता है, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसका जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसको आपके नेशनल इनकम कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये आपके तीन विधियों के का संयोजन से की जाती है, जैसे आपको उत्पाद विधि हो गई, आय विधि होगी, व्यय विधि होगा। तो इनसे आपके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो उत्पाद विधि में हम समस्त संसाधन द्वारा कुल अंतिम उत्पादन को देखते हैं, आय विधि में हम समस्त संसाधन द्वारा अर्जित कुल आय को देखते हैं, और व्यय विधि में समस्त उपभोग द्वारा या व्यय का योग को देखा जाता है, कितना हमने खर्च किया है। और भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो अनुमान लगाया था ये आपके दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, और 1968 में इन्होंने ये अनुमान लगाया था, और उस समय जो प्रति व्यक्ति आय बोली गई थी आपके 20 रुपये मानी गई थी या बोली गई थी। आज़ादी से पहले भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था, और उस समय ये अनुमान जो लगाया था ये आपके विलियम डिग्वी और फिंडले सिराज ने लगाया था। आरसी देसाई और बी नटराज आदि इसमें शामिल थे। तो पूछ सकते हैं कि आज़ादी से पहले किन किन लोगों ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने की कोशिश की थी? तो ध्यान रखना, विलियम डिग्वी, फिंडले सिराज और आरसी देसाई, वी नटराज आदि लोग शामिल थे। आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान लगाया था ये आपके बी के आर वी राव ने लगाया था, और ये 1931-32 में इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से आपके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और आज़ादी के बाद जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की गई थी आपके 1949 में आपके पीसी मालोनोबिस की अध्यक्षता में आपके नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया था, और इसमें तीन अन्य सदस्य भी थे। कई बार इनके नाम भी पूछ लेते, तो ध्यान रखना, इसमें आपके डी आर गाडगिल थे, बी के आर वी राव इसमें सदस्य थे। तो ध्यान रखना, इसके जो मालोनोबिस तो इसका अध्यक्ष थे, और डॉक्टर डी आर गाडगिल और वी के आर राव भी इसमें शामिल थे, ध्यान रखना। तो हो सकता है पूछ इनके अध्यक्ष का नाम ना पूछे, इन सदस्यों का नाम पूछ लें। और इस कमेटी ने 1951 में पहली रिपोर्ट दी थी, 1954 में दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है आपके एनएसओ के द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, या नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा की जाती है। और इससे पहले जो ये गणना की जाती है आपके सीएसओ के द्वारा की जाती थी। और जो एनओसो है ये आपके सांख्यिकी जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार का अधीन काम करता है। तो ध्यान रखना कि आपके नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो एनओसो, ध्यान रखना।
राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम जीडीपी को देखेंगे। तो जो जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद है, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ध्यान रखना जीडीपी किसे कहते हैं। तो जीडीपी में ध्यान रखना, एक तो आपकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत देखना, और एक वित्तीय वर्ष देखना, और उत्पादित अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जोड़कर आपकी जीडीपी निकलती है। तो एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक साल के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य आपका जीडीपी कहलाता है। ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के संदर्भ में देखें तो पीपीपी के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर आपकी चाइना है, दूसरे नंबर आपका यूएसए, तीसरे नंबर पर हमारा भारत है। 2025 में विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के संदर्भ में देखें तो भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वर्तमान में भारत विश्व की जीडीपी के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमने जापान को पीछे छोड़कर हम चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है। और पहले नंबर पर आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमी आप यूएसए की है, दूसरे नंबर पर आपकी चाइना की है, तीसरे नंबर पर आपकी जर्मनी की है, और चौथे नंबर पर आपके भारत की है। ये ध्यान रखना। जनवरी 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में और वर्ष 24-25 में जो भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर देखी गई थी, ये आपके 7.4% और 6.5% अनुमानित है। तो ध्यान रखना, 2025-26 में जो भारत की जो जीडीपी है आपकी स्थिर कीमतों पर, ये आपकी 7.4% है। और 2024-25 में जो हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी आपकी 6.5% थी, अनुमानित थी। इस अवधि के दौरान चालू कीमतों में वृद्धि दरें जो है ये आपकी 8% और 9.8% अनुमानित है। तो अगर आपकी स्थिर कीमतों पर पूछे तो 7.4 ध्यान रखना, और चालू कीमतों पर देखें तो 8% ध्यान रखना। ये 2025-26 का, और ये आपका 2024-25 का है। राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद को देखते हैं, यानी जीएनपी को देखते हैं। तो किसी देश के नागरिकों को द्वारा, निवासी एवं अनिवासी दोनों के द्वारा उत्पादित किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो इसमें भी एक देश के नागरिकों के द्वारा, चाहे वो निवासी हो या अनिवासी हो, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो इसमें जीडीपी में भी हमने ये देखा था, जीडीपी में बस हमने ये देखा था कि एक भौगोलिक सीमा के वित्तीय वर्ष समस्त अंतिम वस्तुओं का एक कुल मौद्रिक मूल्य देखा था, एक भौगोलिक सीमा के अंदर देखा था। लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत हम नागरिकों को देख रहे हैं। हमारे देश के जो नागरिक जो विदेशों में भी रह रहे हैं उनकी आय को भी जोड़ दिया जाता है, उनके द्वारा जो उत्पादन किया है उसको भी जोड़ा जाता है, और जो हमारे देश में जो के अंतर्गत है उसको भी जोड़ा जाता है। तो जो हमारे देश के नागरिकों या निवासियों के द्वारा जो उत्पादन किया गया था उसको आपके राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें ध्यान रखना, एक वित्तीय वर्ष में उसमें भी था, जीडीपी में अंतिम उत्पादन इसमें भी है, वस्तु और सेवाएं इसमें भी है, कुल मौद्रिक मूल्य भी इसमें भी है। तो सेम है, बस इसमें नागरिक वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें आपकी आर्थिक सीमा के अंतर्गत वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें आपकी भौगोलिक सीमा है, इसमें आपके नागरिक है। ये ध्यान रखना इसमें। सकल राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को जोड़ दिया जाता है, जबकि देश के भीतर कार्यरत विदेशी व्यक्तियों की आय को घटा दिया जाता है। यानी जब आपको जीएनपी ज्ञात करनी है तो हमारे देश, जब जीएनपी की गणना करनी पड़ेगी तो जो विदेशी नागरिक हमारे देश में काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया है उसको माइनस किया जाता है, और जो हमारे नागरिक जो विदेशों में काम करते हैं उनके द्वारा जो आय जनरेट की गई है उसको जोड़ दिया जाता है। यानी जीएनपी बराबर देखें तो जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है, तब आपकी जीएनपी निकलेगी। 2026 जारी राष्ट्रीय आय प्रथम अग्रिम के अनुमान के अनुसार 2025-26 में प्रथम भारत की राष्ट्रीय आय को देखा जाए तो ये आपकी स्थिर कीमतों पर आपकी 7.3% की वृद्धि के साथ 198.73 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। और चालू कीमतों पर देखें तो ये आपकी 351.59 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये इतना डाटा तो नहीं पूछेगा आपसे, तो मोटा मोटा ध्यान रखना कि 198 के आसपास हमारी राष्ट्रीय आय है, और चालू कीमतों पर आपकी ज़्यादा है और स्थिर कीमतों पर कम है।
क्योंकि 2011-12 के जो आधार वर्ष है उस बेस पर देखा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को देखते हैं या एनएनपी को देखते हैं, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में आप क्या होता है, जब इसमें से आपको मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचता है। तो जब आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो जो बचता है उसको आपके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं या राष्ट्रीय आय कैसे कहते हैं। तो साधन लागत पर जो शुद्ध शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और इसमें आपके जीएनपी में से आपके मूल्य ह्रास को माइनस कर दिया जाता है और आपकी एनएनपी निकल के आता है। 2026 में जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 में भारत की जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है आपके इसकी कीमतों में 7.3% की वृद्धि के साथ 173.27 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। इस अवधि के दौरान चालू कीमतों में देखें तो 7.9% की वृद्धि के साथ 311.94 लाख करोड़ रुपए है। तो ये डाटा ध्यान रखना अगर है मोटा मोटा। जहां वर्ष 2025-26 में भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर और चालू कीमतों पर जो देखे थे क्रमशः थी, तो चालू कीमतों पर तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा थी और स्थिर कीमतों पर कम थी, क्योंकि स्थिर कीमतों पर 1,21,968 रुपये थी और चालू कीमतों पर आपके 2,19,575 रुपये हैं। तो ध्यान रखना हमारे स्थिर कीमतों पर देखें तो आपके 1,20,000 के आसपास है, या यूँ बोलें कि 1,21,000 के आसपास है। और इस चालू कीमतों पर देखें तो 1,20,000 के आसपास है। तो 20-20 ध्यान रखना, 21 यहाँ भी है, 21 आगे हैं और 21 इसमें बीच में। और इससे आगे हम जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे अध्याय का जो पहला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। तो जो नेशनल इनकम निरूपित करता है ये आपके जो बाजार कीमतों पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से राष्ट्रीय उत्पाद होता है और मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को जब घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है तो ये आपकी राष्ट्रीय आय निकल के आती है। तो ध्यान रखना, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर को जब घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है तो आपकी राष्ट्रीय आय निकल के आती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी मार्केट प्राइस पर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है और इसमें उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्यों को लिया जाता है जिसमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के प्रवाह शामिल होते हैं, इसलिए इसे बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास होता है। और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है तो आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना साधन लागत पर की जाती है और इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और इसकी गणना आपके बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से में से आपके इनडायरेक्ट टैक्स को घटाकर और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, या यूँ बोलें कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी से आपके एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। अगला सवाल कह रहा है कि साधन लागत पर एनएनपी के बराबर है। तो साधन लागत पर जो एनएनपी के बराबर है ये आपकी राष्ट्रीय आय है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय आपके साधन लागत पर आपके जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसको आपके राष्ट्रीय आय कहा जाता है। या साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो बाजार मूल्यों पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, जो बाजार मूल्यों पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब आपके मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। और तो सी ऑप्शन यही कह रहा है कि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय उत्पाद में से जो मूल्य ह्रास को माइनस किया जाता है तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। एनएनपी बराबर दे रखा है जीएनपी माइनस घिसावट, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब आपके सकल घरेलू उत्पाद में से जो आपके मूल्य ह्रास को माइनस किया जाता है तो आपका एनएनपी निकल के आता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय, तो एनएनपी भी ठीक दिया गया है। दूसरा ऑप्शन में भी ठीक है, जब जीडीपी में से
जब जीडीपी में से आपके एनएनपी में जब जीडीपी में विदेशों से जो शुद्ध आय है उसको जोड़ दिया जाता है और घिस आउट व्यय को माइनस किया जाता है तो आपकी एनएनपी निकल के आती है। जीडीपी में विदेशों से शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है और घिस आउट व्यय को घटा दिया जाता है। तो इसमें दोनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जब हमें एनएनपी ज्ञात करना होता है तो हमें जीएनपी में से आपके मूल्य ह्रास को घटाना होता है। और जब शुद्ध राष्ट्रीय एनएनपी अगर ज्ञात करना है तो आपके जीडीपी में आपके घिस आउट व्यय को माइनस किया जाता है और विदेशों से शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। तो एनएनपी इस जीएनपी में अगर घिसावट को व्यय कर दे तो भी एनएनपी आती है। और एनएनपी में आपके जीडीपी में से घिसावट व्यय को घटा दिया जाए और विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए तभी आपकी एनएनपी निकल के आती है। अगला सवाल कह रहा है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय है। तो किसी देश के किसी दी गई अवधि में एक देश की जो राष्ट्रीय आय होती है आपके उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था के एक विशेष समय अवधि में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आपके सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के तहत आपके एनएसओ के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना जो भारत में जो नेशनल इनकम की जो गणना की जाती है आपके एनएसओ के द्वारा की जाती है। और एनएसओ आपके ये आपके सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के अधीन काम करता है और इससे पहले आपके सीएसओ के द्वारा की जाती थी। अगला सवाल कह रहा है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय बराबर सी आई जी एक्स एम क्रमशः अर्थ उपभोग निवेश सरकारी खर्च कुल निर्यात कुल आयात आयात है। तो इसमें आपको ये बताना है ये सूत्र कौन सा है। तो अगर राष्ट्रीय आय को अगर निकालना है तो इसमें राष्ट्रीय आय बराबर सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम वाला सूत्र आता है। यहाँ सी जो होती है आपका उपभोग हो गया, और जो आई आपके इन्वेस्टमेंट हो गया, जी जो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और एक्स इंपोर्ट हो गया, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया, एक्स और एम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया है। तो ये आपको अगर राष्ट्रीय आय निकालनी है तो वाई बराबर सी प्लस आई प्लस प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को जोड़ना पड़ेगा। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना की विधि नहीं है। तो जीडीपी की गणना की जो विधि है, उत्पाद विधि जो है ये आपके जीडीपी की गणना की विधि है। आय विधि भी आपके जीडीपी की गणना की विधि है। व्यय विधि भी आपके जीडीपी की गणना की विधि है, लेकिन ह्रासमान लागत विधि जो है ये आपकी जीडीपी की गणना की विधि नहीं है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जीडीपी की जो गणना होती है तीन विधि अपनाई जाती है: उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ह्रासमान लागत विधि के माध्यम से सकल उत्पाद की गणना नहीं की जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो जो एनएनपी और जीएनपी है ये आपके राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और जो एनएनपी है जब इसमें से जो एनएन जब आप जीएनपी में से आपके मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं तो आपका एनएनपी आता है। तो एनएनपी और जीएनपी दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन भी ठीक है, डी ऑप्शन भी ठीक है। इस वजह से इसमें स्टार बना हुआ है, क्योंकि जब आप जीएनपी में से आपके मूल्य ह्रास को माइनस करोगे तब आपके एनएनपी निकल के आती है। इस वजह से जो इसमें स्टार बना हुआ है, क्योंकि पहला ऑप्शन भी ठीक है और डी ऑप्शन भी ठीक है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य के मापन किया जाता है और ये दोनों अलग अलग है। जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसमें आपके मूल्य ह्रास को जब घटा दिया जाता है तो आपके एनएनपी प्राप्त होता है। अर्थात एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अगला सवाल कह रहा है कि नामात्र जीडीपी है। तो जो नामात्र जीडीपी होती है, जब जीडीपी का मूल्यांकन आपके मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है तो उसको आपके नामात्र जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और जब जीडीपी की का मूल्यांकन आपके आधार वर्ष पर किया जाता है तो इसको आपके रियल जीडीपी कहते हैं। तो इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जब अर्थव्यवस्था में जीडीपी का मूल्यांकन आपके वर्तमान मूल्यों की कीमतों पर किया जाता है तब उससे आपके नामात्र
नामात्र सकल घरेलू उत्पाद या नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और नॉमिनल जीडीपी तथा वास्तविक जीडीपी का जो अनुपात होता है इसको आपके कीमत सूचकांक कहलाता है। जीडीपी का अनुपात कीमत सूचकांक कहलाता है। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय आय है तो नेशनल इनकम बराबर आपके बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। बाजार कीमतों पर मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में उपादान को यानी सब्सिडी को शामिल करने पर जो प्राप्त होगा वो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। एनएनपी मार्केट प्राइस बराबर माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस माइनस सब्सिडी, या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की एक समस्या है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में जो एक प्रमुख समस्या है आपके जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनकी गणना में थोड़ी समस्या, क्योंकि उनका ये डाटा उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस क्षेत्र में किस तरह से काम करता है या कितना इनका आमदनी हो पाती है। तो ये असंगठित क्षेत्र जो है ये राष्ट्रीय गणना की एक समस्या बनी हुई है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय की गणना का कोई भी उचित उपकरण या तरीका उपलब्ध न होने के कारण भारत में राष्ट्रीय आय की गणना असंगठित क्षेत्र की एक समस्या बनी हुई है। अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला कथन कह रहा है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास। तो पहला कथन गलत है। जब अगर शुद्ध घरेलू उत्पाद आपको ज्ञात करना है तो सकल घरेलू उत्पाद में से आपके मूल्य ह्रास को जोड़ना नहीं बल्कि आपके मूल्य ह्रास को आपके माइनस करना है, तब आपके शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद आएगा। इस वजह से पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद बटा ऑब्लिक राष्ट्र की कुल जनसंख्या। तो दूसरा कथन भी गलत है। अगर आपको प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी है तो जो राष्ट्रीय आय होगी, जो देश की कुल राष्ट्रीय आय होगी उसमें कुल जनसंख्या से भाग देने पर आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी, ना कि शुद्ध घरेलू उत्पाद में से आपके राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ेगा। तो दूसरा कथन भी क्या है, गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। अगर हम विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो जीडीपी की तुलना में आपके जो एनएनपी है ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। तो इसमें तीसरा कथन ठीक है, पहला दूसरा कथन गलत है। लेकिन इसमें से तीसरा कथन कहीं भी इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कि जिसमें तीसरा कथन बिल्कुल ठीक हो। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, जिसमें स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास है। प्रति व्यक्ति आय एक राज्य या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय का उपभोग प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने और आबादी के जीवन स्तर की गुणवत्ता का मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके ज्ञात की जा सकती है। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य आपका जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश की घरेलू के उत्पाद का व्यापक माप होता है और इसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। परंतु विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है, क्योंकि इसमें घिसावट मूल्य को घटा दिया जाता है जिसमें वास्तविक और अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य का पता चलता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रति व्यक्ति परियोज्य आय एक है। तो जो प्रति व्यक्ति परियोज्य आय या प्रति व्यक्ति परियोज्य आय आपके व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान, जब व्यक्तिगत आय में से जब गैर कर भुगतान को माइनस कर दिया जाता है तो व्यक्तिगत परियोज्य आय निकल के आती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।
सॉरी, इसमें जब प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय तब निकल जब व्यक्तिगत आय में से आपके व्यक्तिगत कर भुगतान को माइनस किया जाता है और गैर कर भुगतान को भी माइनस कर दिया जाता है, तब आपके व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकल के आती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जब व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, गैर कर भुगतान जैसे शुल्क को घटा दिया जाता है, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय इसी कहते हैं, या यूँ बोलेंगे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर आपकी व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान को निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो आपका जो बचेगा ये आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचेगी। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय परिवारों की समस्त आय का अंश होता है, जिसके एक अंश को वे उपभोग कर सकते हैं और शेष को ये बचा सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि यदि दी गई समय अवधि में कीमतों और मौद्रिक आय को दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती है? तो अगर एक समय के अंतर्गत कीमतें और मौद्रिक आय दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो वास्तविक आय में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अगर जो बढ़ी हुई कीमत है वो जो बढ़ी हुई आय है वो बड़ी बढ़ी हुई कीमत उसको बराबर कर देगी। क्योंकि आप मान के चलो आपकी इनकम 100 रुपये है और 100 रुपये में आप कोई भी एक कुछ चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन आपकी इनकम बढ़ के 200 रुपये हो गई है और वो जो 100 रुपये की जो चीज़ थी वो बढ़ के आपकी 100 रुपये वो भी बढ़ गई है और वो चीज़ भी आपकी 200 रुपये की हो गई। तो क्या होगा, आपकी जो इनकम बढ़ी थी उससे आप कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उतनी आपकी उस समय की कीमत भी बढ़ गई है। इस वजह से जो वास्तविक आय में कोई चेंज नहीं होगा है, अपरिवर्तित रहेगी। एक दी गई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय के प्रति संतुलित कर देगी, जिसमें वास्तविक आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला सवाल कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? इसमें आपके सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन विश्व बैंक की वित्तीय सहायता में जो वृद्धि जो है इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आर्थिक विकास में आपके जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। तो जो अमर्त्य सेन ये आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और इनका मानना था कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी आपके वस्तु उन्मुख नहीं बल्कि आपके जन उन्मुख होनी चाहिए। इस वजह से पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसे जन उन्मुख होना चाहिए, तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अमर्त्य सेन का मानना था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये आपके मानवीय विकास पर होनी चाहिए, ना कि आपके वस्तु उन्मुख के आधार पर होनी चाहिए। तो दूसरा तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा इसमें होनी चाहिए, ऐसी बात आपके अमर्त्य सेन ने कही थी। चौथा कथन कह रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। विश्व की अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ साथ राष्ट्रीय बचाव होना भी चाहिए, ये भी आपके अमर्त्य सेन ने ये सुझाव दिया था। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा चौथा कथन ठीक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित है और इनके अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानवीय विकास होना चाहिए और इसकी दृष्टि इसी दृष्टिकोण के कारण अमर्त्य सेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दूसरा तीसरा चौथा कथन की सिफारिश की थी। अगला सवाल कह रहा है कि यह विचार कि भविष्य में भारतीयों के नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, वक्तव्य किसका है? तो ये कथन आपके अमर्त्य सेन का है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।
1988 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन को आपके 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अमर्त्य सेन का ये विचार था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक आपके व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध है ये आपके राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। प्रोफेसर राज कृष्णन ने 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सबसे पहले प्रयोग किया था। और इनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा इसमें जिसमें विकास को प्रेशर नहीं दिया जाता है, इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर आपके 3.5% के आसपास बनी हुई है। और प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर आपके राष्ट्रीय आय से संबंधित है, यानी जीडीपी से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध आपके जीडीपी से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो जो आर्थिक विकास होता है ये आपका महंगाई और आय, जब आपका आर्थिक विकास होता है तो महंगाई भी बढ़ती है और आपकी इनकम भी जनरेट होती है, यानी इन्फ्लेशन के साथ होता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। आर्थिक विकास के साथ साथ आपके वस्तुओं की मांग और आय में भी वृद्धि होती है। इसी कारण आर्थिक विकास सामान्यतः आपकी स्फीति यानी इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न कारणों में जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। तो जो जीएनपी में जो श्रम की जो भागीदारी कम है ये इसलिए कम है क्योंकि कीमतों की तुलना में मजदूरी बहुत कम मिलती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है कि कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना। कीमतें वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि हो इस जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती भी है तो परिणाम लाभ कम होता है। इसमें आपकी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो आर्थिक विकास का जो संबंध है ये आपके संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। और आर्थिक वृद्धि का संबंध आपके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से है। और संपूर्णीय संपोषित विकास का संबंध आपके पर्यावरण से है। और जीवन की गुणवत्ता का संबंध आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आर्थिक विकास का संबंध आपके संरचनात्मक परिवर्तन से है। आर्थिक वृद्धि का संबंध आपके जीडीपी से है। संपोषित विकास का संबंध आपके पर्यावरण से है। और जीवन की गुणवत्ता का संबंध आपके स्वास्थ्य से है, यानी हेल्थ से है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपके सामने दो कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन है कह रहा है कि जीडीपी में विगत 1.4 गुना वृद्धि हुई है। तो पहला कथन गलत है। जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट आते हैं तो अक्सर ये गलत होते हैं। तो पहला कथन गलत है। विगत 1.4 गुना वृद्धि नहीं हुई है। दूसरा कथन कह रहा है कि जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, पहला कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। पहला कथन असत्य है क्योंकि विगत 1 दशक में भारत में जीडीपी में 4 गुना वृद्धि नहीं हुई है। दूसरा कथन सत्य है क्योंकि विगत दशक में जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा कम हुआ है जबकि निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है। इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जब बड़े स्तर पर वृद्ध स्तर पर जो बढ़ती हुई जब बड़े स्तर पर जब आय बढ़ती है, उत्पादन और रोजगार भी के साथ साथ उच्च स्तर पर जो व्यावसायिक एक्टिविटी या व्यावसायिक कार्यकलाप जो बढ़ता है तो उसे आपके तेजी का दौर माना जाता है। और जब धीमी गति से व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ साथ आपके आय और उत्पादन रोजगार में जो गिरावट आती है तो ये आपका सुस्ती का दौर इसको माना जाता है, या सुस्ती का इसको सुस्ती कहते हैं। और जब रोजगार बहुत कम हो और उस बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो और आय के उत्पादन और रोजगार तीव्र गिरावट हो तो इस दौर को आपकी मंदी कहते हैं या उसे मंदी कहा जाता है। और जब मूल्य आय और उत्पादन रोजगार में सामान्य स्तर में जब लगातार वृद्धि होती है तो उसको आपको सुधार कहते हैं। या यूं बोलें कि तेजी का संबंध आपके वृद्ध स्तर पर बढ़ी हुई
बढ़ी हुई आय, उत्पादन, रोजगार के साथ उच्च स्तर पर व्यावसायिक कार्यकलाप से संबंधित है। सुस्ती का संबंध आपकी धीमी गति से व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन और रोजगार में क्रमशः गिरावट से है। और मंदी का संबंध आपके अल्प रोजगार और बेरोजगारी के अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन और रोजगार में तीव्र गिरावट से है। और सुधार का संबंध आपके मूल्य, आय, उत्पादन और रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि से है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो इसमें जो है ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। इसमें भी आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन कोई सही सम्मिलित है। तो जो मेल्ट डाउन होता है, इसमें आपके जो स्टॉक की जो कीमत होती है इसमें गिरावट होती है, तो उसको आपके मेल्ट डाउन कहते हैं। और जो स्लो डाउन होता है, ये आपके जो स्लो डाउन होता है, इसमें आपके जो आर्थिक क्रिया का जो आर्थिक क्रियाएं होती है इसका इसमें आपका ह्रासमान होता है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और जो मंदी का जो समय होता है, इसमें जो व्यावसायिक और औद्योगिक चक्र होता है ये आपका संकुचित होता है, तो ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो मेल्ट डाउन जो है इसमें आपकी स्टॉक कीमतों में होती है। और स्लो डाउन में आपके जो आर्थिक क्रियाएं होती है उसमें गिरावट होती है, इसमें ह्रासमान होता है। और मंदी में आपके जो औद्योगिक व्यावसायिक और औद्योगिक चक्र होता है या इसका संकुचन होता है। तो पहला तो सही सुमेलित है, बाकी ये दूसरे ये दो सही सुमेलित नहीं है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। मेल्ट डाउन में प्रतिभूतियों, बंद पत्रों की गिरावट की स्थिति होती है, जबकि मंदी में आपके व्यावसायिक और औद्योगिक चक्र का संकुचन होता है। और स्लो डाउन में आपकी आर्थिक क्रियाओं का ह्रासमान की स्थिति को कहते हैं। इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय आर्थिक नीति की भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों से ही आधिकारिक आलोचना हो रही है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, भारत की आर्थिक नीति के अंदर अंदर से बाहर से दोनों तरफ से आलोचना हो रही है। आलोचना अधिकांशतः आदर्शों, भेदों पर आधारित है। तो दूसरा कथन भी ठीक है, कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति मुख्यतः उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर आधारित है को अपनाए जाने की आलोचना जारी अभी भी है। और विश्व के विकसित देशों की नई आर्थिक नीति को समग्र निश्चित समय में न अपनाए जाने के कारण भारत सरकार की आलोचना कर रहे थे। वहीं भारत के भीतर इसकी आलोचना इस आधार पर हो रही थी कि नई आर्थिक नीति के कारण भारत में पूंजीवादी का अंगीकरण कर रहा है और संविधान में उल्लेखित समाजवाद के पथ से विचलित हो रहा है। और ये आलोचना आदर्शों में मतभेदों पर आश्रित है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। सवाल कह रहा है कि 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, ये मुख्य रणनीति क्या थी इसमें। तो जो 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, इसकी जो मुख्य रणनीति थी, इसमें आपके उदारीकरण को अपनाया गया था, निजीकरण को अपनाया गया था और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण या इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है। तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण अपनाया गया था, इसमें जो आपका जो 1991 तक या 1991 तक जो लाइसेंस राज था उसको थोड़ा आसान, सिंपल और यूं बोले कि थोड़ा कम कर दिया गया था। और औद्योगिक लाइसेंस की नीति और वास्तविक बदलाव के साथ इसको शुरू किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जून 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के सत्ता ग्रहण करने के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। और ये आपके 24 जुलाई 1991 को हुआ था। और ये डेट भी आप ध्यान रखना, जुलाई के महीने में हुआ था। और जो 24 जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की हुई थी, इस नीति के तहत आपके जो 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योग जो थे, इसमें लाइसेंस को मुक्त कर दिया गया था या लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया था, इसको आसान कर दिया था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति दो घटकों, स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में जो अपनाई गई जो नई नई आर्थिक नीति, इसमें जो दो घटक थे, स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन, इसके विषय में जो सही कथन है ये कह रहा है कि जो संरचनात्मक समायोजन जो था ये आपका क्रमिक और बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण में आपका त्वरित अनुकूलन प्रक्रम से अपनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो क्रियात्मक पहलू थे। एक था आपका स्थिरीकरण, दूसरा आपका संरचनात्मक समायोजन। स्थिरीकरण में आपके
अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें आपके मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, राजकोषीय समायोजन और भुगतान संतुलन क्षेत्र इसमें शामिल थे। वहीं आपकी जो संरचनात्मक समायोजन अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समायोजन अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष के प्रबंधन से संबंधित था, जिसमें आपके व्यापार और पूंजी प्रवाह में सुधार से संबंधित था, और औद्योगिक नियंत्रण इसमें था, विनिवेश और वित्तीय क्षेत्र सुधार इसमें शामिल थे। स्तरीकरण और संरचनात्मक समायोजन एक दूसरे के पूरक हैं, और यह संरचनात्मक समायोजन पूर्ति पक्ष से संबंधित है पूर्ति पक्ष से संबंधित होने के कारण स्थिरीकरण की अपेक्षा अधिक समय लेता है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत या भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है, या पाइनियर किसको माना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण के जो अग्रदूत माना जाता है, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में को माना जाता है, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, और इसलिए इन्होंने आपके भारतीय उदारीकरण नीति को अपनाया था, इसलिए इनको उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसे ही बने रहने का एक कारण है। तो भारत में जो की व्यावसायिक संरचना वर्षों के बाद भी लगभग वैसे ही बने रहने का जो सबसे प्रमुख कारण है, इसमें एक निवेश का प्रतिमान जो है, ये आपके पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। आज़ादी के आज़ादी के बाद जीडीपी में कई गुना वृद्धि हुई है, और जीडीपी में प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र का योगदान में बड़े स्तर पर परिवर्तन के बावजूद भी भारत की जो व्यावसायिक संरचना आज भी कमोबेश स्थिर बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा की तरफ उन्मुख रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप का अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं, या रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? तो जो किसानों को अपनी फसल काटना जो है, ये आपके रियल सेक्टर का उदाहरण है, या उसका निर्माण करते हैं, या उसका क्षेत्र है। कपड़ा मिलों का कच्चा कपास को कपड़ा में बदलना, ये भी आपके रियल सेक्टर का उदाहरण है। और जो किसी वाणिज्य बैंक का किसी व्यापारी कंपनी की धनराशि उधार देना, तो ये आपके रियल सेक्टर का उदाहरण नहीं, बल्कि आपके वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। और किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के ब्रांड जारी करना, ये भी आपके विनिवेश वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें जो पहला दूसरा कथन ठीक है, तीसरा और चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र या रियल सेक्टर से तात्पर्य आपके फर्मों और घरों, वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन में लगी अन्य एजेंसियों से है, जबकि वित्तीय क्षेत्र से तात्पर्य धन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गतिमान करने से है। अतः किसानों द्वारा अपनी फसल काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना वास्तविक क्षेत्र से संबंधित है, जबकि किसी वाणिज्य बैंक का किसी व्यावसायिक कंपनी को धनराशि उधार देना, किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य ब्रांड जारी करना, ये वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो पूंजी का संचय या तकनीक सुधार होना, ये आपके आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। जनसंख्या में परिवर्तन भी होना भी आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। विशेषीकृत क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन भी जो है, ये आपके आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। लेकिन तकनीकी विद और नौकरशाह जो है, ये आपके आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं माना जा सकता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन और विशेषकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकीविद और नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो जब आपके वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होगी, तो ये आपके आर्थिक वृद्धि का एक अच्छा परिचायक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा।
आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो कहा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। परंतु आर्थिक समृद्धि की माप के लिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में इस सुस्थिर वृद्धि को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो आर्थिक विकास का जो सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जाता है, या आपकी जो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से मापा जा सकता है, या आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि में सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है। तो किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि में सर्वाधिक जो उपयुक्त मापन माना जाता है, ये आपका प्रति व्यक्ति उत्पादन माना जाता है, या प्रति व्यक्ति उत्पाद माना जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। अगला सवाल कह रहा है कि किसी देश के जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। तो किसी देश का जो जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, ये आपके उसके वहाँ के प्रति व्यक्ति आय से प्रतिबिंबित होता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं है। यदि तो निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक की जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं है करती, यदि आपके निर्धनता और बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है तो ये आपके आर्थिक वृद्धि का संकेत नहीं माना जा सकता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जीएनपी और प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि को आमतौर पर ग्रोथ से जोड़कर देखा जाता है, परंतु आर्थिक विकास या डेवलपमेंट को सही तस्वीर तब तक प्रस्तुत नहीं करता है जब तक इसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर सकारात्मक रूप से ना पड़े। यदि जीएनपी अथवा प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ रही है, तो इसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में आय का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास हो रहा है। इस अर्थव्यवस्था में उच्च आर्थिक विकास नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि करंट प्राइस पर कैपिटल इनकम की ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में जो ध्यान रखा जाता है, ये आपके मूल्य स्तर में वृद्धि की दर का ध्यान रखा जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मूल्य स्तर की वृद्धि दर को घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा। यह अंतर मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के बराबर होगा। अगला सवाल है अगला सवाल कह रहा है कि 1968 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। तो 1967 और 68 में जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था, तो ये सबसे पहले आपके दादा भाई नौरोजी ने बताया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। अगला सवाल कह रहा है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित किसे नियुक्त किया गया था। तो 1949 में जो भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल इनकम कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था, या आपके पीसी मालोनोबिस को बनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष को पीसी मालोनोबिस थे,
और डॉक्टर डी आर गडगिल और बी के आर वी राव इसके सदस्य थे। तो पूछ सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी मालनोबिस, और इसके जो दो अन्य सदस्य थे, गाडगिल और आर वी राव। अगला सवाल कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो सबसे पहले भारत में जो वैज्ञानिक विधि से जो नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की जो गणना गणना की थी, ये आपके बी के आर वी राव के द्वारा की गई थी। इस वैज्ञानिक तरीके से जो की गई थी, तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहले प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, और ये प्रयास आपके 1867-68 में किया गया था, जबकि पहली बार वैज्ञानिक तरीके से जो अनुमान लगाया था, ये आपके बी के आर वी राव के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है, ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ के द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आय जैसे जैसे शुद्ध राष्ट्रीय आय, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि के ताजा अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा तैयार जारी किए जाते हैं। और यह कार्यालय सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, और 2019 में सीएसओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ को भी लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय आय का जो आंकड़े जारी किए जाते थे या इनके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, या आपके सीएसओ द्वारा जारी किया जाता था। उल्लेखनीय कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 1951 में किया गया था। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया जाता है, ये आपके एनएसओ के द्वारा लगाया जाता है, और 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर आपके एन सीएसओ और एनएसओ को मिलाकर एनएसओ की स्थापना की गई थी। और जो सीएसओ है, इसका जो गठन किया गया था आपके 1951 में किया गया था। ये चार बातें आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन सा कार्यालय संस्थान जारी करता है? तो भारत में नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, आपके एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं, और एनएसओ के इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो आकलन किया जाता है, ये आपके एनएसओ के द्वारा किया जाता है, और एनएसओ इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से इसमें स्टार बना हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो करता है, आपका फिर एनएसओ करता है, और एनएसओ को फिर भी इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इस वजह से यहाँ भी स्टार बना हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। इन केंद्रीय एनएसओ के द्वारा की जाती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा की जाती है, और एनएसओ की कहीं भी इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इस वजह से यहाँ में भी स्टार बना हुआ है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो भारत में जो पूंजी निर्माण का एकत्र करने का जो काम करता है, आपका आरबीआई और प्लस एनएसओ के द्वारा पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, और इसमें कहीं भी आरबीआई और एनएसओ का नाम नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, इस बेसिस में भी स्टार बना हुआ है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े आपके आरबीआई और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा किया जाता है, और इससे पहले आपके सीएसओ के द्वारा जारी किए जाते थे। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय में जो लेखांकन में जो आधार वर्ष का जो अर्थ है, ये आपके जिस साल आपकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, उसको लिए आपके आधार वर्ष माना जाता है, या जिस साल कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, उसको आपके आधार वर्ष माना जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन एक सहकारी बही खाता पद्धति है, जो किसी देश की आर्थिक गतिविधि को मापता है। आधार वर्ष एक बेंचमार्क है, जिसके संदर्भ में सकल घरेलू बचत, सकल पूंजी निर्माण जैसे राष्ट्रीय खाते के आंकड़े की गणना किसी निश्चित वर्ष में की जाती है। वर्तमान में आपके राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष जो है, ये आपका 2011-12 है। उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक श्रृंखला जारी करने इस पर इस प्रकार है। जीडीपी की नई श्रृंखला का जो आधार वर्ष होगा ये आपका 2022-23 है। तो ध्यान रखना, जो जो अभी नया आधार वर्ष होगा ये आपका 2022-23 है, और ये आपके फरवरी 2026 से इसकी शुरुआत हो गई है। और सीपीआई का जो नया आधार वर्ष है ये आपका 2024 है, और जो आईआईपी का जो नया आधार वर्ष है ये आपका 2022-23 है। तो यहाँ से दो चार क्वेश्चन आपसे किसी भी टाइम पूछे जा सकते हैं कि जीडीपी का जो नया आधार वर्ष कौन सा है, तो 2022-23 ध्यान रखना। और 2011-12 से हटाकर 2022-23 हो गया है। और सीपीआई का नया आधार वर्ष कौन सा है, 2024। और आईआईपी का जो नया आधार वर्ष है ये आपका 2022-23 है। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के मापन में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया था। तो ये आपके 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उस समय जो आधार वर्ष की गणना और आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु 2004-5 के स्थान पर 2011-12 किया गया था। और इसके आधार वर्ष के स्थान तथा जीडीपी के स्थान पर आपकी जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड की गणना की जाने लगी थी। और आधार वर्ष की गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया था। और अभी जो नया आधार वर्ष है आपका 2023-24 है, ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि नई जीडीपी आंकड़े के आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर बदलकर क्या किया गया था। तो जो 2004-5 में जो आधार वर्ष चेंज करके आपके 2011-12 किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में स्थिर मूल्यों में सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन में वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है। तो वर्तमान में जो आधार वर्ष है इसमें ये पुराना 2009 में पूछा गया सवाल, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान में जो नया आधार वर्ष तो आप 2011-12 था, जिसको आप चेंज करने के लिए आपके 22-23 ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए कौन सा सही आधार वर्ष है। तो भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए जो आधार वर्ष था ये आपका 2011-12 है। तो इसमें 2011 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसमें स्टार बना हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा फरवरी 1991 में जारी की गई नई जीडीपी श्रृंखला निम्नलिखित में से किस एक वर्ष आधार वर्ष कीमत के संदर्भ में सही है। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो 1991 में जो श्रृंखला जारी की थी, इसका जो आधार वर्ष था ये आपका 1993 था। तो ये भी आप क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, आपको नया आधार वर्ष ध्यान रखना है। तो जो नया आधार वर्ष 2011-12 है। निम्नलिखित वाक्यों में विचार कीजिए और ये नीचे जो जो दो कथन दिए गए आपको बताना है इसमें कौन कौन कथन और कारण में से कौन कथन सही है, कारण गलत है। तो कथन कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो आर्थिक विकास के लिए आपके बहुआयामी उपागम की जरूरत होती है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो कारण गलत है। भारत सरकार आपके माइक्रो मैक्रो दोनों ही विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ना कि सिर्फ आपके सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर। इस वजह से कथन तो ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, जिसमें समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अतः पहला कथन ठीक है। वर्तमान भारत सरकार माइक्रो और मैक्रो आर्थिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। वृहद आर्थिक विषयों में चालू खाते का घाटा, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी दर, भुगतान संतुलन, निवेश में वृद्धि आदि आते हैं। सूक्ष्म आर्थिक विषयों में के अंतर्गत आपके फर्म, उद्योग, व्यक्ति आदि के उत्पादन, उपभोग, वितरण, मूल्य निर्धारण आदि का अध्ययन किया जाता है। इस कारण कारण गलत है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2009-10 में 14.5% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय क्या थी। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी आपकी 46,500 थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ये जितने सारे इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है। और अगर याद करने की कोशिश करोगे तो जो आपका जो मेन डाटा है या जो जो काम की चीज़ वो आप
आपके दिमाग से स्किप हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना कि डाटा को आपको अवॉइड करना है। भाई आपको जो लेटेस्ट आंकड़े हुए जैसे 2026 के आंकड़े आपको ध्यान रखना है कि 2025-26 में जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आयु कितनी है। तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय 2024-25-26 में आपके 1,21,968 रुपये थी। और ये आपकी स्थिर कीमतों पर थी, और चालू कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आई थी हमारी, ये 2,19,575 रुपये थी। तो ध्यान रखना है स्थिर कीमतों पर कम है और चालू कीमतों पर अधिक है। तो 1,21,000 और 2,19,000 के आसपास ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 2013-14 में भारत में प्रचलित कीमतों को पर साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी थी। तो उस ये इसमें भी ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। 2014 में जो प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय थी आपके 74,784 रुपये थी। तो 700 नहीं, 74,380 रुपये थी। तो ये भी आपको याद नहीं रखना, ये भी डाटा पुराना हो गया है। आपको बस जो 2025-26 का जो ध्यान रखना है कि 1,21,968 रुपये और 2,19,575 रुपये जो आपकी स्थिर कीमत और चालू कीमतों पर है। आपको ये डाटा इसमें से इतना याद रखना बस, बाकी सारी कोई चीज़ याद नहीं रखनी। फिर यहाँ पे ये आपके 1952 और 2015-16 की अवधि के बीच स्थिर कीमतों पर भारत में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो ये जो वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है 1951 से लेकर 2016 के बीच, तो 2007-8 में रही है। तो ये भी मेरे ख्याल से आपसे नहीं पूछेगा, हो सकता है तो ध्यान रख लेना। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि देखी जाती है स्थिर कीमतों पर, ये आपके 6.7% है। और चालू कीमतों पर देखें तो ये आपके 6.9% है। अगला सवाल कह रहा है कि 2010-11 में निम्न में से कौन सा भारत में प्रति व्यक्ति आय थी। तो 2011-12 की आपको प्रति व्यक्ति आय ध्यान नहीं रखना, आपको 2025-26 24-25 की याद रखना है। और 2025-26 की आपको पता है कि स्थिर कीमतों पर 1,21,968 रुपये हैं। और चालू कीमतों पर आपके 2,19,575 रहे। तो ये डाटा आपको याद रखना। फिर ये सवाल कह रहा है कि 1990-91 में प्रति व्यक्ति आय पूछ रही, तो ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर कह रहे बीते वर्ष में 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष रही है। तो जो सबसे अधिक इन सालों में जो सबसे अधिक वृद्धि दर रही थी आपको 1999-2000 में रही थी। तो ये डाटा सारा कुछ भी आपको याद नहीं रखना कि किस साल कितनी वृद्धि हुई थी। बस इसमें से ये डाटा याद रख लेना कि इसमें जो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको दिख रही है, ये आपकी 9.9 की वृद्धि दिखी है, और ये आपके 2021-22 में दिख रही है। तो पूछ सकते हैं कि किस साल आपके सबसे अधिक वृद्धि रही है। तो ध्यान रखना आपके 2021-22 में। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि आपके यहाँ दिख रही है आपकी 1999-2000 में। तो अगर ये डाटा भी नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस जीएनपी में वृद्धि दर किस साल रही है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस साल भारत की सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों में ऋणात्मक रही है। तो ये आपके 2020-21 में रही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, तो ये आपकी चालू कीमतों पर स्थिर कीमतों पर ये आपकी प्रतिशत दिया गया है। और अगर ये डाटा आप मेरे हिसाब से तो याद मत करना, अगर आपकी इतनी क्षमता है तो ज़रूर इसको याद कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इस इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी। तो भारत ने जो सबसे ज़्यादा समृद्धि दर प्राप्त की थी इन सालों में 2006-07 में की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 2025-26 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखें तो जो अभी जीएनपी की जो जीएनआई की जो वृद्धि दर देखी जाती है आपकी स्थिर कीमतों पर, तो आपके 7.3% है। और चालू कीमतों पर ये आपके 7.9% है। अच्छा, जो 7.3 है 2025-26 की है, और जो ये है 7.9 है, ये आपकी क्या कह रहा है ये आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2025-26 में तथा वर्ष 2024-25 के लिए जीएनआई वृद्धि दर क्रमशः कितनी है। तो 2025-26 में तो आपकी
3 थी और 2024-25 में आपकी 7.9% रही थी। ये आपकी स्थिर कीमतों पर यानी आधार वर्ष पर है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना कि इसमें दो कथन दिए, कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सतत दर से रूप से बढ़ रही है। तो पहला कथन गलत है। विगत 5 सालों से जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है ये आपके सतत रूप से नहीं बढ़ रही है, इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ रही है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो विगत 5 सालों से जो पर कैपिटल इनकम है लगातार बढ़ रही है और जो सकल जीडीपी है लगातार नहीं बढ़ रही है। तो पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन ठीक है, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपकी जीडीपी के आंकड़े दिए गए कि इस साल कितनी वृद्धि हुई है। ये देखो आपके जो जीएनआई में कितने परसेंट की वृद्धि, 7.3% की वृद्धि हुई है। जीबीए में आपकी 7.3 की परसेंट वृद्धि हुई है। और पर कैपिटल इनकम में आपके 6.3 की वृद्धि हुई है। और ये 2025-26 के आंकड़े हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपके सामने दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर लगातार बढ़ती बढ़ती रही है। तो पहला कथन गलत है, पिछले दशक से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है ये लगातार नहीं बढ़ रहा है, और ये कह रहा है कि बढ़ रहा है। तो इस वजह से पहला कथन तो ठीक है, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो नहीं, पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है। पिछले दशक में भी जो सकल घरेलू उत्पाद है, ये लगातार नहीं बढ़ रहा है, ये भी अप डाउन करता रहता है, ये कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो पहला दूसरा दोनों ही कथन गलत है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। पिछले दशक यानी 2000 से 2010 के बीच आपके विश्लेषणों का अगर अध्ययन करें तो इस दौरान आपके सेवा और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है और सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ता रहा है, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है। अगला सवाल कह रहा है कि ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2022-21 के बारे में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें 2022 में वास्तविक विकास दर आईएमएफ के अनुमान के आधार पर माना जाता है। तो ये भी मेरे हिसाब से आपसे नहीं पूछ सकता कि इसमें सही आंसर तो आपका डी है। इसमें 11% के आसपास इन्होंने अनुमान लगाया था, 11.5% का आईएमएफ ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, पर ये मुझे लगता है कि आपसे पूछेगा। जनवरी 2026 में आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः आपके 6.5% और 7.3% का अनुमानित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष में आपके 2026 और 2027 के लिए आपके 6.4% पूर्वानुमानित है। तो ध्यान रखेंगे आईएमएफ के अनुसार जो हमारी जो आंकड़ों में जो वित्त वर्ष में 2024 के लिए तो आपका 6.5% है, 2025 का आपका 7.5% अनुमान आर्थिक वृद्धि देखी गई है, आईएमएफ के द्वारा लगाया गया अनुमान है। ये क्वेश्चन भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि इसमें 1999 2005-6 के आंकड़े पूछे गए, ये भी आपका काम का नहीं है। 1998-99 में सकल घरेलू वृद्धि रही थी, तो ये भी मेरे हिसाब से आपके काम का आंकड़ा नहीं है, ना दोबारा आपसे पूछ सकता है। हमें सिर्फ 2025-26 जो 24-25 या 25-26 का आंकड़ा देखना है कि 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय के अनुमान जो जीडीपी वृद्धि दर ये आपकी 7.4% है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद 2012-13 में ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये भी 2022 वर्ष 2013-14 में 7% वृद्धि रही थी, इसका क्या कारण था। तो इसका जो मुख्य कारण था आपके कृषि संबंधित क्षेत्रों की उच्च वृद्धि दर रही थी, जिस कारण ये प्रतिशत इतना रहा था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले दशकों की तुलना में जो है दशक वृद्धि दर ये आपके पिछले दशक की तुलना 4.45% रही थी, और पशुपालन में आपके 7.1% रही थी, मत्स्य जलीय कृषि क्षेत्र में आपके 8.8% रही थी, और जबकि फसल क्षेत्र में आपके 3.5% दर्ज की गई थी।
तो ये मेरे हिसाब से ये डाटा आपसे इतना याद करना पॉसिबल नहीं है। ये भी आपको 2008 9 2009 10 का ऋणात्मक वृद्धि किस क्षेत्र में देखी गई थी, तो ये भी मेरे हिसाब से नहीं पूछ सकता आपसे, क्योंकि जो ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी ये आपके खनन और उत्खनन में देखी गई थी। और 2025-26 में देखें तो ऋणात्मक वृद्धि आपके खनन और उत्खनन में ही देखी गई, बाकी सब प्लस में है, ये आपका माइनस में जा रहा है। ये भी कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में आकलन 2002-3 का सवाल पूछा गया, तो ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2025-26 में यह भी 7.4% अनुमानित है। तो ये आंकड़ा हमने पीछे देख ही लिए हैं, ये भी आपके काम का सवाल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1997-98 वित्तीय वर्ष अवसाद में स्थिति में थी। तो कथन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1997-98 में वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति में थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश की कमी आई। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है, कथन भी ठीक है, लेकिन ये दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पिछले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि दर पहुंच गई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि सऊदी में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। तो कारण भी ठीक है, इस समय जो बचत अनुपात में निरंतर ग्रोथ में वृद्धि हुई है, इस वजह से कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है। और ये आपके एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। तो ये आंकड़े जो हैं आपके पुराने दिए गए, तो इसमें कोई डिस्कस करने की मतलब नहीं बैठता इसमें। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है। तो भारत में जो इन राज्यों में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये आपकी महाराष्ट्र की है, ये आपके 2023 के हिसाब से। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। इनमें जो चालू कीमतों के आधार पर देखें तो सबसे बड़ी जो जीडीपी है, ये आपके महाराष्ट्र की है, और उसके बाद आपके तमिलनाडु की है, उसके बाद आपके गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, फिर गुजरात की है। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 1998-99 में प्रति व्यक्ति आय और वही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे इसमें सबसे ज़्यादा जो उस समय आय थी आपके गुजरात की सबसे ज़्यादा थी, फिर आपके महाराष्ट्र की, फिर आपके नहीं गुजरात की नहीं थी पहले। सबसे ज़्यादा जो इनकम थी आपके पंजाब की थी, फिर आपके महाराष्ट्र की थी, फिर आपकी गुजरात की थी, फिर आपके उत्तर प्रदेश की थी। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें आपका हम्म, गुजरात का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर आपका यूपी का है, यूपी का नहीं, फिर पंजाब का, फिर यूपी का है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उन राज्यों के प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अवरोही क्रम से सजाना है, यानी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो इसमें जो ये डाटा दिया गया थोड़ा गलत है, इसलिए इसमें स्टार बना हुआ है। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्रति व्यक्ति निवल राज्य के उत्पादन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो है ये आपकी कर्नाटक की है, फिर आपकी तमिलनाडु, फिर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखो सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र का नंबर है। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवीनतम आय किस भारतीय राज्य की सबसे कम है। तो इनमें से जो पर कैपिटल इनकम जो सबसे कम है, ये आपकी बिहार की है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आई है बिहार की है, फिर आपकी यूपी, फिर उड़ीसा, फिर नागालैंड की।
2025-26 के अनुसार 2024 के संदर्भ में वर्तमान कीमतों में सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद है ये आपका बिहार का है, और जबकि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है ये आपका सिक्किम का है, और उसके बाद गोवा का स्थान आता है। किस राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो ये आपकी बिहार की आंकी गई है। अगला सवाल कह रहा है कि मार्च 2011 में भारत सरकार द्वारा प्रसारित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के दौरान अधिकतम थी? तो ये जो समय जो सबसे अधिक थी आपकी गोवा की थी, इसमें से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 2025-26 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला जो राज्य है ये आपका सिक्किम है, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला राज्य आपका बिहार है, और इन ऑप्शन के हिसाब से गोवा था। अगला सवाल कह रहा है कि किस राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इन राज्यों में जो सबसे ज्यादा जो औसत प्रति व्यक्ति आय है ये आपकी कर्नाटक की है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। 2025-26 के अनुसार 2023-24 के जो राज्यों के जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा आपकी कर्नाटक की है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक की आती है। यानी इसमें जो कर्नाटक प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू राज्य सर्वाधिक है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन वृद्धि सर्वाधिक रही थी? तो ये सबसे ज़्यादा जो 2010-11 में जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन में जो वृद्धि रही थी ये आपकी बिहार की रही थी, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो बिहार की आपकी 9.51% रही थी, छत्तीसगढ़ की 7.23% रही थी, बाकी तमिलनाडु इनकी इतनी रही थी। इतना डाटा याद नहीं रखना अपना पॉसिबल है ना, आपका काम का है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत पिछले 10 वर्षों में आर्थिक विकास लगभग स्थिर रहा है। तो पहला कथन गलत है, स्थिर कैसे रह सकता है? खाद्यान्न का उत्पादन भी पिछले वर्षों से नहीं बढ़ा है, तो ये भी गलत है, ये पिछले वर्षों से भी बढ़ा है। तो इसमें भी स्टार बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ झोल है। अगला सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए आपको बताना है कि इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत में राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ है। तो कथन बिल्कुल गलत है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश की इनकम तो बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है? हमारे आज़ादी के बाद हमारे राष्ट्रीय आय तो कई गुना बढ़ी है, और राष्ट्रीय आय के साथ साथ हमारी प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार हुआ है। तो इस वजह से कथन तो गलत है। कारण कह रहा है कि भारत की जनता काफी बड़ा भाग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे नीचे रह रहा है। तो कारण बिल्कुल ठीक है, भारत की जनता अभी भी बहुत बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, तो कथन गलत है, कारण ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है, इसके लिए कारण कौन से जिम्मेदार है? तो ये आपको सबको पता है कि भारत में जो ग्रामीण आय है ये आपके शहरों की तुलना से बहुत कम है, और इसके लिए जो जिम्मेदार कारण है, ये सबसे प्रमुख कारण है कि जो हमारे किसान हैं इनकी संख्या किसान बहुत बड़ी संख्या में है, और इनकी जो बहुत बड़ी संख्या ये निरक्षर यानी उनकी साक्षरता दर बहुत कम है, और वैज्ञानिक कृषि भी इनको नहीं करनी आती है, और ना ही इनके बारे में इनको जानकारी है। इस वजह से पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो मशीनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, या यूं बोलें जो प्राथमिक उत्पादों की तुलना में जो द्वितीयक उत्पादक होता है यानी विनिर्मित उत्पाद होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, प्राथमिक उत्पादक की वैल्यू बहुत कम होती है, और जो हमारे किसान है ये आपकी प्राथमिक उत्पादक से जुड़े हुए होते हैं। तो दूसरा इस वजह से भी हमारे जो किसानों की जो ग्रामीण आय है ये आपकी नगरीय की तुलना में कम है। तीसरा कथन कह रहा है कि उद्योग में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। हमारे देश में उद्योगों में निवेश ज़्यादा किया गया, जबकि एग्रीकल्चर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इस वजह से भी हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं उनकी आय शहरों की तुलना में बहुत कम है। तो पहला दूसरा तीनों ही कथन जो है ये इसके लिए जिम्मेदार है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 69% जनसंख्या गांव में निवास करती है, और इनका जो मुख्य व्यवसाय है आपका कृषि है।
और इसके प्रभाव कृषि की उत्पन्न आय अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि ग्रामीण आय नगरीय आय की अपेक्षा कम है। अगला सवाल कह रहा है कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है आपकी बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा कथन कह रहा है कि निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आपका पूंजी का निर्माण कैसे, आपकी कैपिटल गेन कैसे होगी। तो दोनों ही कथन इसमें ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कैपिटल फॉर्मेशन शब्द का उपयोग किसी विशेष देश के लिए लेखांकन अवधि के दौरान शुद्ध पूंजी संचय का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा शुद्ध बचत में परिवर्तन का आकलन करके पूंजी निर्माण को मापा जाता है। यदि घरेलू बचत यदि घरेलू बचत बढ़ रही है तो बचतकर्ता अतिरिक्त डॉलर का निवेश कर सकता है और स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकता है। यदि पारिवारिक बचतें अधिक हो रही है तो देश नकदी अधिशेष की रिपोर्ट कर सकता है, जो पूंजी पारिवारिक निर्माण के लिए सकारात्मक संकेत है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। तो भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होने के बावजूद भी जो समृद्धि दर का जो कम होने का कारण है, यह हमारा ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात है। यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा ज़्यादा है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। उत्पाद की एक उत्पाद की एक इकाई प्राप्त करने हेतु लगी पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं या कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। जिस देश में यह अनुपात जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकेगा। अल्प विकसित और विकासशील देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात काफी ऊंचा रहता है, जिसमें इन अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि नीचे बनी रहती है। भारत के विकास दर में अपेक्षित स्तर को न प्राप्त करने का एक प्रमुख कारण उच्च पूंजी अनुपात उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात रहा है। हालांकि वर्तमान समय में यह कोरोना के अभाव को छोड़कर देखा जाए तो भारत में समृद्धि दर वृद्धि देखी जा सकती है। अगला सवाल कह रहा है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि के परिणामित नहीं हो पाता है। तो ये आपके उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के वजह से हमारी बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमारी जो पूंजी निर्माण है इसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो हमारा जो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। पूंजी उत्पाद अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में एक इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होता है तो इसका मतलब है कि उत्पादन प्रक्रिया कम दक्ष है, अर्थात एक इकाई के उत्पादन हेतु अधिक पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है या अधिक पूंजी लगाई जाती है। और इसके विपरीत जो निम्न पूंजी उत्पाद अनुपात उत्पाद प्रक्रिया को दक्षता को दर्शाता है, क्योंकि कम पूंजी के प्रयोग द्वारा ही एक इकाई उत्पादन की जा सकती है। यदि अर्थव्यवस्था में उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात हो तो अर्थव्यवस्था में अधिक बचत और अधिक निवेश से भी अत्यधिक उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रत्येक इकाई के उत्पादन में अधिक पूंजी निवेश करना पड़ता है, अधिक निवेशित करना पड़ता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों में से भारत में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर धीमी रही है। तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की जो दर है, ये जो कम है, ये एक तो आपका उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है। दूसरी, जनसंख्या वृद्धि दर भी उच्च है। पूंजी निर्माण की ऊंची दर नहीं बल्कि निर्माण की निम्न दर है। और वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर, तो वित्तीय घाटे का निम्न स्तर है ना कि ऊंचा स्तर। तो पहला दूसरा तो ठीक है, तीसरा चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है और दूसरा आपका जनसंख्या की ऊंची दर है। जीडीपी में वृद्धि के बावजूद भी जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति अनुपातिक रूप से तेजी से वृद्धि नहीं हो पाती है।
अब पुनः पूंजी उत्पाद अनुपात ऊंचा होने के कारण प्रति व्यक्ति इकाई लागत बढ़ती है। फलस्वरूप जीडीपी की तीव्र वृद्धि नहीं हो पाती है। इसकी परिणति प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि के रूप में होती है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के निम्न के उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों में विचार कीजिए और आपको सामने चार कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन गए सही है। पहला कथन कह रहा है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण है, इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है ये आपकी वहां से तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। दूसरा आपके दूसरा आपके जो साहसीपन का भी अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। और अधोसंरचनात्मक सुविधाएं भी यहाँ पे अपर्याप्त रूप से नहीं है या अपर्याप्त है या कम ही या अधोसंरचना सुविधा की मात्रा कम है। तो इसमें ये तीन कारण है, लेकिन कृषि का आधुनिकीकरण से आपका उत्तर प्रदेश व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय निम्नता के प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव, अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं आदि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, तो एक्स देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स पूंजी निर्माण होता है। यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है, अगर आप पूंजी का निर्माण होगा तो आपकी ग्रोथ रेट होगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। तत्कालिक योजना आयोग के अनुसार उच्च उत्पादकता और आय और रोजगार के बढ़ते हुए स्तर की वास्तविक पूंजी पूंजी निर्माण की बढ़ती हुई दर है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्व से मिल सकता है। तो ये जो भारत में 8% की अगर वृद्धि करनी है, तो इसमें हमें सबसे अधिक हमें जो सभी जो रुके हुए काम है या रुके हुए प्रोजेक्ट है या रुके हुए प्रोजेक्टों को क्रियान्वयन किया जा सकता है, तब हमारे 8% की ग्रोथ रेट प्राप्त हो सकती है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक वृद्धि के लिए सर्वाधिक सहयोग सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पाद प्रोजेक्टों को क्रियान्वयन करने करके प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि अन्य कारक जैसे वस्तु सेवा कर को लागू करके, श्रम शक्ति कौशल का विकास करके, व्यापार की प्रक्रिया को सरल करके दीर्घकालिक में वृद्धि की जा सकती है। हालांकि ये राजस्थान आयोग के द्वारा चलो तो आपकी काम की बात नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न कारणों में से कौन सा कारण भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटल इनकम धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसमें आपके एक तो जनसंख्या में तेजी से बढ़त होना, ये भी हमारे जो प्रति व्यक्ति की जो वास्तविक आय जो पर कैपिटल इनकम की जो धीमी बढ़त है, ये जनसंख्या की तेजी से बढ़ने के कारण है। मूल्यों में भी भारी बढ़त है, इसकी वजह से भी हमारी पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ पा रही है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भी धीमी गति है, इस वजह से भी जो पर कैपिटल इनकम की जो धीमी बढ़त है। विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता, तो ये इसका कोई इससे कोई सीधा ताल्लुकात नहीं है। इस वजह से जो पहला दूसरा तीसरा कथन ठीक है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अधिकतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी विनिमय कोष के संदर्भ में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल है। विदेशी विनिमय उपलब्धता को छोड़कर सभी शेष कारक जो हैं, जनसंख्या, कीमतों में तेजी से वृद्धि, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास में धीमी प्रगति आदि भारतीय प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की धीमी वृद्धि के लिए मुख्य कारक उत्तरदायी है। अगला सवाल कह रहा है कि 2001-2010 में भारत में सकल घरेलू बचत की उच्चतम दर प्राप्त वर्ष हुई थी, तो ये भी आपके मतलब का सवाल नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर वर्तमान में किस परास पर आंकलित की गई है। तो वर्तमान में जो ये आंकलित की गई है आपके 30 से 35% आंकलित की गई है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 2025-26 के अनुसार 2023 22-23 या 23-24 में सकल घरेलू बचत जो है ये आपकी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में तो 30% दर्ज की गई है, जो 30 से 35% के परास में है। अगला सवाल कह रहा है कि 2012-13 में भारत की सकल घरेलू बचत की दर थी। तो 2012-13 में जो सकल घरेलू की जो बचत थी ये आपकी
22.3% प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2011-12 में भारत की सकल घरेलू बचत जो थी आपकी 33% से अधिक थी, यानी बोले कि 33.9% दर्ज की गई थी, जबकि 2013-14 में या 12-13-14 में जो थी आपकी 30.1% थी। और 2025-26 के अनुसार देखें तो ये आपकी जो बचत दर है, सकल घरेलू बचत दर है, ये आपकी 30.7% है। वर्तमान में भारत की बचत अनुपात कितना है? तो 2006-7 के अनुसार जो वर्तमान में जो बचत अनुपात है ये आपके 30 से 32% के बीच था। और वर्तमान में कितना है तो ये भी ध्यान रखना। 2025-26 के अनुसार 2024 सकल घरेलू बचत 30.7% है, जिसमें घरेलू बचत जो है आपका 18% है, जबकि निजी निगम क्षेत्र में आपका 10% के आसपास है और सार्वजनिक क्षेत्र की बचत आपके 2% के आसपास है। तो ये आंकड़े थोड़े बहुत याद रख लेना अगर रह सके तो। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो किया जाती है आपके घरेलू क्षेत्र में की जाती है, हमारे वहाँ माताओं बहन बेटियों के द्वारा खूब बचत की जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 2025-26 के अनुसार सकल बचत में सर्वाधिक योगदान जो है ये आपके घरेलू क्षेत्र का है। और 2025-26 के अनुसार जो सकल घरेलू बचत की सर्वाधिक हिस्सेदारी थी आपके घरेलू क्षेत्र की थी, और ये आपके 18% थी, 18.1%। और उसके बाद जो सबसे दूसरे नंबर की जो बचत थी आपके निजी निगम क्षेत्र में थी आपके 10.7%। और सार्वजनिक क्षेत्र में जो बचत थी आपकी 2% के आसपास थी। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में बचत की भागीदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार आधार पर कौन सा कथन सही है? कह रहा है घरेलू क्षेत्र वित्तीय एसेट की भागीदारी बढ़ी है, तो पहला कथन गलत है। लेकिन जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में की जो बचत है ये भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ी है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये 4 दशकों की तुलना में ये सही ऑप्शन गया है। वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में तो देखें तो बचत दर जो देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र में आपके 18% के आसपास है। निजी निगम क्षेत्र में आपके 10.7% है। और सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो आपके 2% है। और कुल बचत देखें तो आप वर्तमान में बाजार के हिसाब से 30.7% है। तो ये आंकड़े आप ध्यान रख लेना, ये अगर रह सके तो। घरेलू का तो याद ही रख लेना और दूसरे नंबर का निजी क्षेत्र निगम का भी ध्यान रख लेना। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का भारत में सकल घरेलू बचत का सर्वाधिक हिस्सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो घरेलू बचतों का सबसे ज़्यादा हिस्सा ये आपके भौतिक परिसंपत्तियों का है। इस वजह से जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। 2025 में आरबीआई के जारी आंकड़ों के अनुसार, आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों में 2023-24 में सकल घरेलू बचतों की हिस्सेदारी क्रमशः इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा आपके भौतिक परिसंपत्तियों की बचत से है, फिर आपका सकल वित्तीय बचत, फिर आपका क्रमिक कम वित्तीय वित्तीय देनदारियाँ, फिर स्वर्ण रजत आभूषणों के रूप में बचत की जाती है। यानी सबसे ज़्यादा जो बचत की गई है आपके भौतिक परिसंपत्तियों की बचत की गई थी, फिर आपके सकल वित्तीय बचत, फिर आपके कम वित्तीय देनदारियाँ, फिर आपके स्वर्ण रजत यानी आभूषणों की बचत, फिर घरेलू क्षेत्र। और इस चैप्टर का जो अंतिम सवाल कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में बचत का उदय होता है, तो वो क्षेत्र कौन कौन से दिए गए उपयोग करते उपयुक्त क्षेत्र का योगदान का सही और क्रम इंगित कीजिए। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो बचत होती है आपकी घरों में होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि निजी निगम क्षेत्र में, उसके बाद इसमें इसमें 18% के आसपास, इसमें 10% के आसपास थी। सार्वजनिक क्षेत्र के पास आपके 2% के आसपास थी, फिर आपकी गवर्नमेंट के पास बचत होती है। यानी सबसे ज़्यादा बचत आपके घरों में होती है, फिर आपके निजी निगम क्षेत्र में, फिर आपके सार्वजनिक निगम या अन्य लोक उपक्रम में, फिर आपकी गवर्नमेंट के द्वारा बचत की जाती है। तो ये इसका और वही क्रम था। तो इस वजह से जो अगर इसको सजाने की कोशिश तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और ये देखिएगा इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बचत है ये आपकी घरेलू बचत है, फिर आपकी अ, निजी क्षेत्र की बचत होगी। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा घरेलू क्षेत्र की, फिर आपकी सबसे कम आपकी सरकार की तो माइनस में ही जा रही है।
तो ये आपके दूसरे चैप्टर था, और इससे आगे हम जो घटना चक्र का जो तीसरा अध्याय है इसको देखने की कोशिश करेंगे।